गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ है, उनके साथ साथ हमने तारों के निर्माण के बारे में देखा था, चंद्रमा के निर्माण के बारे में भी देखा था। तो आज हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि जो पृथ्वी की अंदर गहराई है वो कहाँ तक है और कितनी मात्रा तक वो गहरी गई हुई है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का मिश्रण पाया जाता है, अंदर धरातल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं। लेकिन ये अभी तक सही रूप से बता पाना कि पृथ्वी में क्या क्या चीज़ें विद्यमान हैं या क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिन चीज़ों का हम सिर्फ पता लगा चुके हैं उन्हीं के बारे में हमें जानकारी है, इससे ज़्यादा हमारे पास और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए कि पृथ्वी के अंदर की जानकारी हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ना तो वहाँ कोई जीव जंतु रह सकते हैं, ना मनुष्य वहाँ रहता है। तो पता कैसे लगा सकते हैं? क्या हम कोई सुराख करेंगे या कोई हम वहाँ से कुछ चीज़ों को निकलने वाली चीज़ों का अध्ययन करेंगे? चलिए देखते हैं इस वीडियो में ये चीज़ें कैसी बढ़िया रहेंगी, आपको कैसे लगेंगी कि ये हम जानकारी कैसे लें। शुरुआत करते हैं यहीं से कि जो आप ये पृथ्वी देख रही हैं, जो पृथ्वी का आप मापक देखते हैं कि पृथ्वी हमारी यहाँ इस प्रकार से एक अंडा आकार की है। तो जो पूरी की पूरी पृथ्वी है तो ये कैसी है? एक गोल की तरह आपको दिखाई देती है, लेकिन क्या इसके ऊपर मिट्टी की परतें पाई जाती हैं कि ऐसे यहाँ कोई एक परत है, यहाँ कोई दूसरी परत है, यहाँ कोई तीसरी परत है? क्या ऐसी कोई पृथ्वी के अंदर परत पाई जाती है? या फिर कभी आपने इनके अंदर देखा हो कि इसके अंदर से बहुत बार ज्वालामुखी निकलते हैं, लावा के रूप में बाहर आते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? क्या होते हैं वो ज्वालामुखी? क्या कभी आपने उसके धुआं मैग्मा को देखा है? क्या कैसे पता लगा सकते हैं कि कैसे आते हैं? किस प्रकार इनकी जानकारी हमें मिलती है? तो पृथ्वी की जो हम आंतरिक जानकारी को जानते हैं, उसके स्रोत हमारे पास अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास नहीं है कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदरी भाग में ना तो कोई पहुंच सकता है और ना ही कोई चीज़ों को पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ तक जाना, वहाँ तक रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप धरातल के अंदर लगातार गहराई में जाते रहते हो तो तापमान में बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरावट आती रहती है, और वो गिरावट बहुत ही हाई लेवल तक चली जाती है, जहाँ मानव को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें पृथ्वी के धरातल से निकलती हैं, जहाँ एक सामान्य इंसान के लिए रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो पृथ्वी के धरातल पर विनाशीय प्रमुख भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। जो पृथ्वी की भूगर्भ, जो अंदर पृथ्वी के है, उनके जो प्रक्रियाएं होती है, जो वहाँ कार्य होते हैं, उन सब के कारण ही ये ज्वालामुखी बाहर आते हैं, ये गैसें बाहर आती हैं, भूकंप आता है। ये सारे पृथ्वी के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बाह्यजात और अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। बाह्यजात होती है कि बाहर से जो परिवर्तन होते रहते हैं, अंतर्जात होते हैं पृथ्वी के अंदर जो परिवर्तन होते रहते हैं। ये लगातार पृथ्वी को एक भू आकार, मतलब एक जो पृथ्वी का आकार बदल रहा है, कहीं पर पहाड़ आ जाते हैं, कहीं पर समुद्र है, धरातल समान है, तो कहीं पर बिल्कुल गहरी खाइयाँ हैं। तो ये जो अलग अलग आकार इनमें मिलते हैं, तो इनमें समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी अक्षेत्र की भू आकृति की प्रक्रिया को समझना अधूरा होगा। जब तक हम पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक ये समझ पाना कि पृथ्वी पर किस प्रकार की घटनाएं होती हैं, किस प्रकार हमारे आकार बनते हैं, कहीं पर्वत बन जाते हैं, तो कहीं यहाँ बहुत गहरी खाइयाँ बनती हैं, कहीं पठार का निर्माण हो जाता है, तो ये किस प्रकार होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। मानव जीवन मुख्य अपनी अक्षेत्रीय भू आकृति, मतलब जो पृथ्वी की हमारी आकृतियां हैं, इससे प्रभावित होता है। इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, यह सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह जानना कि हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विस्तार ज्ञान हो। तो हमने जो पिछले लेसन में पढ़ा था कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ था, उनसे आगे हम देखते हैं
कि पृथ्वी की जो भूपट्टी है, क्रस्ट है, इससे क्रोड तक जो सभी पदार्थ हैं, मतलब ऊपरले हिस्से से हमारे क्रस्ट से लेके क्रोड तक का जो निर्माण है, ये क्रोड और क्रस्ट क्या होते हैं, जो हमारी पृथ्वी है, मानते हैं हमारी पृथ्वी का ये हमारी पृथ्वी का पूरा आवरण है और ये हमारे बीच का एक बिंदु है कहीं पर भी। तो हमारा बाहर का क्रस्ट हो गया और अंदर का क्रोड हो गया। तो इनके बीच में जितनी भी ये प्रक्रियाएं होती हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन परतों के रूप में किस प्रकार इनको विभाजन किया गया है, कैसी कैसी परतें हैं, इनको जानने के बारे में देखेंगे। ये रोचक है कि वैज्ञानिकों ने इसकी परतों के बारे में जानकारी कैसे पता की है और इनकी विशेषताओं के बारे में किस प्रकार से अनुमान लगाया है। भूगर्भ की जानकारी के सोर्स कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है कि जो हमारा गोला है, इस गोले का जो मध्य बिंदु तक की जो लंबाई है, ये हमारी कितनी है, ये 6370 किलोमीटर है यहाँ तक की। तो इतनी 6370 किलोमीटर की जो इतनी त्रिज्या है, इसके अंदर किन्हीं भी चीज़ों को पहुंचा पाना बहुत मुश्किल होता है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण करे, वहाँ के पदार्थों का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। और यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसे हुई और इतनी गहराई से किस प्रकार पदार्थ पाए जा सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी हमें दो तरीकों से मिल सकती है। कौन कौन से हैं? पहला तरीका हमारा क्या है, या तो हमें वो पृथ्वी के प्रत्यक्ष रूप से अनुमानों पर आधारित मिल सकती है, जिसके अंदर हम ये जानकारी जो हमें चीज़ें बाहर निकली मिलती हैं, जैसे ज्वालामुखी से हमारे लावा निकलता है, उनके पदार्थों का आंकलन करना, धरातल के अंदर से बहुत गर्म पानी निकलता है, मिट्टी बोरिंग वगैरह करके हम मिट्टी निकालते हैं, तो इनसे जो हमें जानकारी प्राप्त मिलती है, इनसे। और दूसरे हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं, जो हमें बाहर मिल जाते हैं। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं, अर्थात ये चट्टानें जो हमें खनन क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदान 3 से 4 किलोमीटर गहरी है, कि जो सोना निकाला जाता है 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक लंबी धरातल के अंदर खाने हैं। इससे अधिक गहरी खाने जो पाना असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए भूपट्टी की गहराई तक छानबीन कर रहे हैं, ताकि वो पता लगा सकें कि वहाँ पर किस प्रकार के पदार्थ और किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन वहाँ मिलते हैं। संसार भर के जो वैज्ञानिक हैं, वो कुछ परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। वो परियोजना क्या है? एक है समुद्र के अंदर ड्रिलिंग से काम करना, और दूसरा है हमारा जो इंटीग्रेटेड है, जहाँ धरातल है वहाँ या समुद्र के अंदर एक साथ मिलकर काम करना। तो दो तरह के काम, प्रवेदन, समुद्र के अंदर प्रवेदन परियोजना और समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, ये दो तरह की योजनाओं के तहत इसकी जानकारी को प्राप्त किया जा रहा है। एक हमारी ये है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज विश्व की सबसे गहरी प्रवेदन जो ड्रिलिंग है, वो अंटार्कटिका महासागर में कोला, जिनकी गहराई 12 किलोमीटर तक की पाई गई है। इन परियोजनाओं में बहुत सी अन्य गहरी परियोजनाओं के अंतर्गत भी विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों का विश्लेषण हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है, कि जो हमें सच नहीं लगती, ऐसी जानकारी हमें वहाँ से मिली है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकाला गया है। जो हमारे यहाँ ज्वालामुखी आते हैं, ये बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये कितनी गहराई से आए हैं, कितने तापमान से आए हैं, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है।